नमस्कार। रेलवे स्टेशन, शहर, सड़कें और बिल्डिंगों के नाम बदलने से क्या होता है? अगर बदलना है तो देश की शक्ल सूरत को बदलो। कुछ विकास की बात करो, कुछ विकास के काम करो। वैसे तो कहते हैं कि ये हो सकता है राजनीतिक पैंतरा हो, जो भी सरकार में होता है, वो अपने हिसाब से नामों को बदलता है। लेकिन ऐसी कुछ शख्सियत होती हैं जिनको ये चीज़ पसंद में नहीं आती है और उनको ये लगता है कि इस तरफ ध्यान देने से ज़्यादा देश को सुधारने में ध्यान ज़्यादा दिया जाए, तो शायद ज़्यादा वोट बैंक मजबूत होगा। और ऐसा ही कुछ मानना है हमारी आज की मेहमान, जो अपने आप में एक शख्सियत है, जो अपनी पर्सनैलिटी को खुद से ही बयाँ करने में ज़्यादा विश्वास करती हैं और वो अपनी आइडेंटिटी अपने नाम से पसंद करती हैं, किसी और के नाम से पसंद नहीं करती हैं। ये उनकी एक ख़ास बात है, जो उनके चेहरे से भी झलकती है। और हम आपको बता दें कि जो हमारी आज की मेहमान हैं, वो एक ऐसी शख्सियत की धर्मपत्नी हैं, जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 10 वर्ष तक अपना कार्यकाल संभाला। हालाँकि उस दौरान वो काफ़ी मुद्दों पर, काफ़ी मौकों पर कंट्रोवर्शियल भी रहे, लेकिन हमारा उससे इतना ताल्लुक नहीं है जितना हमारी आज की मेहमान से है, क्योंकि हमारी आज की मेहमान ना केवल बिंदास हैं, बल्कि वो बचपन से रिबेलियन भी रही हैं और वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक अपनी एनजीओ चलाती हैं, अल नूर ट्रस्ट के नाम से, जिसके तहत 4 स्कूल हैं और उसमें 4000 से ज़्यादा बच्चे हैं। लेकिन उसकी एक खासियत है कि उनके नामों के साथ चाचा नेहरू शब्द भी जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हम आज पूछेंगे कि भई ऐसा क्यों है? और हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो लोगों के दिल में रहते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते। क्योंकि आज ये हमारी जो मेहमान हैं, इनका नाम है सलमा अंसारी और ये हामिद अंसारी जी की धर्मपत्नी हैं। और कहते हैं कि भई जिसने जो चाहा अगर वो पा लिया तो उससे बड़ा मजबूत आदमी कोई नहीं है। और वो एक मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, वो कहती हैं कि भई मैं नहीं चाहती कि अगले 7 जन्म मुझे ये ही खाविंद मिले, ये ही पति मिले। और हम इसके बहुत ऊपर भी खराब कुछ आदमी है राजीव जी। हैं। देखिए ये तो बात बहुत जबरदस्त है, ये तो करनी जरूरी थी। नहीं, अपने पास चॉइस होनी चाहिए ना। चॉइस, अच्छा चॉइस तो वैसे होती है, हमेशा ही होती है। लेकिन हमने सुना है कि कुछ औरतें कहती हैं कि जिसको हमने मार पीट के इस जन्म में अपने लायक बनाया, हमारे हुक्म मानने लायक बनाया, अब उसको हम किसी और के लिए अगले जन्म में क्यों छोड़ दें? अब ये तो गलत बात है ना। आपको दूसरों को भी तो चांस देना चाहिए ना। दूसरों को चांस देना चाहिए। तो चलिए आज हम स्वागत करते हैं, मैं और मेरे साथी विजय गौड़ जी की ओर से हमारी आज की मेहमान सलमा अंसारी जी को बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जी। थैंक यू। तो सलमा जी, हल्की-फुल्की बातचीत से हम बातचीत को शुरू करते हैं अपनी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हुँ? और आपको हमारे दर्शकों को कोई परिचय का ज़रूरत नहीं है और आप एक तरफ बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और दूसरी तरफ आप अ, डॉक्टर हामिद अंसारी जी की धर्मपत्नी के रूप में जानी जाती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर रियलिटी ग्राउंड पर पूछें, तो आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहती हैं? एक धर्मपत्नी के रूप में या एक सलमान अंसारी के रूप देखिए, मैं औरतों में और मर्दों में यही बड़ा डिफरेंस है। हम मल्टीटास्किंग करते हैं। में? जी, आप लोगों के यहाँ मल्टीटास्किंग होती नहीं है। मर्दों की समझ में मल्टीटास्किंग नहीं आती है। औरतों में ये ऑटोमेटिकली होता है। जी, वो माँ भी हैं, बीवी भी हैं, बहन भी है, बेटी भी हैं, और उसके साथ साथ अगर वो चाहें तो अपनी एक ओन पर्सनैलिटी भी बना सकती हैं। जी, एंड दे कैन डू ऑल दिस विदाउट एनी एफर्ट। वो उनकी एक नेचर का वो होता है खास अहम हिस्सा, कि दे कैन डू ऑल दिस एंड स्टिल बी अ रियल पर्सन इन देमसेल्व्स। अगर औरत अपने अपने अपनी ताकत को पहचाने तो उससे बड़ी ताकत कोई है ही नहीं। जी, मगर उसको पहचानने में मुश्किल लगती है, उसको लोग पहचानने नहीं देते, उसको धक्के देते हैं, उसको कंट्रोल करने की तो कोशिश करते हैं। तो इस वजह से वो बेचारी ऐसे ऐसी
ऐसी मुश्किलों में फंस जाती है कि वो अपने अंदर अपनी ताकत ढूंढ नहीं पाती, उसको उसको देख नहीं पाती कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेट करके उसको मजबूत बनाना है। मैं ये चाहती थी कि मैं हमेशा एक ऐसा इंसान बनूं जो जहां तकलीफ नजर आए या जहां दर्द नजर आए या जहां लगे कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो कर सकूं। जी क्योंकि मैंने एक्चुअली, मेरे वालिद जो थे वो बाहर रहे ज्यादा, वो उसमें थे, यूनेस्को में थे, तो हम हिंदुस्तान बहुत कम आते थे, और जब हिंदुस्तान आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इतनी गुर्बत और इतने उसमें ये लोग कैसे जिंदा रहते हैं। तो वो कहीं मेरे दिमाग में रह गया कि ये इतनी गुर्बत में ये जिंदा कैसे रहते हैं, ये इनका दर्द, इनकी तकलीफ। तो जब बड़ी हुई तो सोचा कि उनके लिए कुछ काम करो, तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। जी आई होप आई आंसर माय, जी आपको तो जवाब मिल गया। जी जी नहीं सलमा जी, नहीं, अभी ये ऐसा पता नहीं चला कि आप सलमा अंसारी हैं या हामिद अंसारी जी की धर्मपत्नी हैं। देखिए, ये आपको क्यों 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 मालूम करना चाहते हैं आप? क्योंकि आप ये ये आप देखिए, एक मैसेज हैं, क्योंकि आप एक मैसेज हैं दर्शकों के लिए। आप एक आम आदमी नहीं है, सबसे बड़ी बात। अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसके मायने हैं। हम उस मायने को जो हमारी जनता या हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्या पता ये एक इंस्पिरेशन बने ऐसी औरतों के लिए जिनकी प्रतिभा दबी हुई है और वो उसको बोल नहीं पा रही हैं। क्या पता आपके कहने से या आपकी बेबाकी से वो इस बात को अपने अंदर ले ले और उसके ऊपर एक्ट करें। देखिए, हर औरत में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके कई रंग होते हैं। एक रंग नहीं है एक औरत का, उसके कई रंग हैं, और हम लोग उन रंगों को निकलने नहीं देते, उनको उभारते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि वो हाथ से निकल जाएगी और हमारे काबू में नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी सोच, वो इतनी चीजों को देखती है एक दफा में। वो माँ भी है, वो माँ की तरह भी देखती है, वो बेटी भी है, बेटी की तरह भी देखती है, एक बीवी है उसकी तरह भी देखती। तो इतने उसके रोल हैं कि आप लोग उस चीज को समझ नहीं पा सकते। चलिए ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये बताऊं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप लोग बहुत जरूरी हैं, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है औरत के लिए, सब कुछ जरूरी है, मगर बात ये होती है कि औरत को जो जिस किस्म का माहौल चाहिए, जिसमें वो सांस ले सके, जिसमें वो उसको अपने पे कुछ यकीन आए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, वहां बाज दफा समाज जो है वो आके खड़ी हो जाती है। ठीक वो ठीक। औरतों को समझाती है कि ये आप कर सकती, ये नहीं कर सकती। ओके। तो इसमें होता यह है कि वो दब के भिज के रह जाती है और उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। ठीक ठीक। जी उस तो आवाज को सुनने के लिए एक तो उसको थोड़ी आजादी चाहिए, थोड़ी उसको हवा चाहिए। एक खास बात जो मेरे मियाँ ने की मेरे साथ, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। जी अगर मैंने वाइस चांसलर की बीवी की तरह कहा कि मुझे तो राइडिंग करनी है, अब वाइस चांसलर की बीवी राइडिंग नहीं करती है, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें औरतें और वाइस चांसलर की बीवी, और वो राइटिंग करेगी, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? बट ही नेवर स्टॉप्ड मी। और उस राइडिंग की वजह से, जो मैंने राइडिंग अलीगढ़ में सीखी, उसकी वजह से ये स्कूल बना। जी जी तो जी। ये किस्सा असल में एक्चुअली मेरे स्कूल बनने का किस्सा घोड़े का है। घोड़े की वजह से ये स्कूल बना, और आज इसमें इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं और जिनको फायदा हो रहा है, वो एक घोड़े की, जिसने मुझे 3 दफा गिराया भी। तो वो, हाँ तो बात ये है कि बात कहाँ से कहाँ निकलती है, कहाँ पहुंचती है, इस पे हमें अपने अंदर एक एहसास से कमतरी नहीं होना चाहिए। जी अगर हमें एहसास से कमतरी है तो हमको कोई ऐसा ऐसा हुनर सीखना चाहिए जिससे हमें अंदाजा हो कि भाई हम कर सकते हैं इस काम जी को। जी ठीक। जी औरतों के तो लिए सलमा जी, ये
जी तो सलमा जी, आप बेसहारा बच्चों के लिए एक ट्रस्ट चलाती हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ। और बड़े गरीब परिवारों से बच्चे होते हैं वो। अ, उसका नाम मैंने जब पढ़ा तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन है कि वो जो है मदरसाए चाचा नेहरू, तो मदरसे का चाचा नेहरू से क्या संबंध है? मेरे को समझ नहीं आया, आप बताएं प्लीज। आपको मैं बताती हूँ, जी थोड़ी सी लंबी कहानी है, जी मैं छोटा करूंगी बहुत ज्यादा। हाँ, क्रिस्पी और छोटा। हाँ वो बात ये थी कि मैंने सबसे पहले जो स्कूल बनाया था वो किले में था। किला जो था अलीगढ़ में, वहाँ उन्होंने हमें एक जगह दे दी थी कि मालियों के बच्चों को आप पढ़ाइए। तो उसमें कुछ कोई किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं था। हम उसके पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाते थे बच्चों को। अब वो इतना पॉपुलर हुआ कि मुझे फिर एक और स्कूल बनाना पड़ा, और उसमें इतने बच्चे आए कि फिर थर्ड स्कूल बनाना पड़ा। अब उन सबको अंदर एक नाम के लाने के लिए मैंने सोचा कि मैं बच्चों से पूछूंगी कि भाई आप बताओ कि इसका, इन तीनों स्कूलों को अगर हम एक साथ कर दें तो क्या नाम रखें। तो एक छोटी सी बच्ची, बहुत प्यारी सी, खड़ी होकर कहने लगी हम उसका नाम रखेंगे चाचा नेहरू। मैंने कहा अच्छा। चाचा नेहरू क्यों रखोगी? चाचा नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो इतनी मासूम सी वो थी। तो मैंने कहा अच्छा इसका नाम चाचा नेहरू होगा। मदरसा क्यों हुआ? मदरसा इसलिए हुआ कि हम मान्यता चाहते थे सिर्फ 7th ग्रेड की, और सीबीएसई में हमको उसका पैसा देना पड़ता। वो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, तो हमारे पास तो था नहीं। हम तो हैंड टू माउथ हमारा एग्जिस्टेंस रहता है, हमारा एग्जिस्टेंस इससे ज़्यादा तो पड़ता नहीं। तो मैंने कहा भाई ये तो हो नहीं पाएगा, इसलिए फिर मैंने मदरसा बोर्ड से बात की। तो उन्होंने कहा हम इसको 3,000 में कर देंगे, आपको हम 8 तक की मान्यता दे देंगे 3,000 में, मगर आपको अपने स्कूल का को मदरसा कहना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ कहूँगी, मगर मेरा मेरा जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा वो इंग्लिश में होगा, और उसमें मैं साइंस भी पढ़ाऊंगी, मैथ्स भी पढ़ाऊंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी, कुरान भी पढ़ाऊंगी, गीता भी पढ़ाऊंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी, मगर बेसिक उसका जो फाउंडेशन होगा वो बहुत ब्रॉड होगा। तो उन्होंने कहा हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये मदरसा चाचा नेहरू बना। ओके। अच्छा, जी एक बात और है, हमने ये भी सुना कि आपका जो है, आपके जो 4,000 से ज्यादा बच्चे हैं उसमें तकरीबन 25 से 30% हिंदू बच्चे भी हैं, जी हाँ। जो बेहद गरीब भी हैं, बेघर भी हैं और मासूम भी हैं। तो आपने जब ये देखा कि वो बच्चे पूजा के लिए प्रांगण से बाहर जाते हैं, तो आपको उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता हुई, जिसको लेकर आपने अपने ही कैंपस में एक मंदिर बनाने की, यानी कि कॉमन प्रेयर की कमरा बनाने की कोशिश करी, जिसका बड़े बड़े प्रोफेसर्स, खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और वहाँ के एमएलए वगैरह ने काफी मुखालफत की इसकी, क्योंकि वो कहते हैं कि भी मूर्ति पूजा तो हमारे धर्म में बैन है। लेकिन शायद आप उनसे लड़ी और आपने वो प्रेयर रूम बनाया। तो आपको ये कभी भी नहीं लगा कि एक मुस्लिम होने के नाते आप एक ऐसी चीज को डिफाई कर रही हैं जो कल आपके लिए समस्या बन सकती है? देखिए दो चीजें हैं, मेरे लिए जो बच्चों के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। मेरे दिमाग में इसमें कोई वो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मेरे बच्चों के पीने के पानी में जहर मिलाया गया था, अच्छा। और इतना खतरनाक जहर था, उसमें 6-7 जिससे चूहे मरते हैं वो जहर मिलाया गया था। अब ये बच्चे गरीब हैं, ये सुबह सुबह आते हैं, उनको प्यास लगी होती है, उनको कहीं ठंडा पानी तो मिलना नहीं, तो वो सब आके पहले पानी पीते थे। अगर ये बात हो जाती तो हमारा स्कूल लाशों से भरा हुआ होता दूसरे दिन। मैं अलीगढ़ गई हुई थी, मैं वापस आ रही थी, और रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा, मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक पड़ रहा है। मैंने कहा मुझे कभी ये होता तो है नहीं, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है? मगर ऐसे जैसे कोई मेरे दिल को मोड़ रहा हो। तो फिर मैंने एकदम से मुझे ख्याल आया स्कूल का। तो मैंने अपने प्रिंसिपल को फ़ोन किया, मैंने कहा भी
8 बज रहे हैं सब रात के, आप सीधे जाइए हॉस्टल और वहाँ जो बच्चे हैं उनके पास रहिए देर तक, रात तक। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इम्तिहान होने वाले थे तो बच्चे सब रात तक पढ़ रहे थे। अब रात के कोई 11 साढ़े 11 बजे एक बच्चे ने कहा मुझे प्यास लगी है, तो उन्होंने कहा नीचे से पानी ले आओ। तो नीचे जो पानी लेने आया तो वहाँ दो लोग खड़े थे और वो उसका ढक्कन खोल के उसमें कुछ डाल रहे। तो उस एक ने गन निकाल ली और कहा कि अगर तुमने जरा भी बात कही, कुछ कदर वो भी किया तो तुम्हें मार देंगे हम। अच्छा, वो बच्चा बेचारा डर गया। वो जिन प्रिंसिपल को मैंने भेजा था उनको लगा था कि मैं किसी बात में डर रही हूँ, तो उन्हें ऐसा लगा कि देर हो रही है, लड़के को आया क्यों नहीं। तो उन्होंने आना शुरू किया, नीचे आना शुरू किया। वो थी सीढ़ियाँ थी, तो ये लोग जो थे इन्होंने कहा ये कोई आ रहा है, तो वो भागे। और वहां पे उनकी जो उन्होंने जहर की पुड़िया रखी थी वो भी पड़ी हुई थी, और वो कट्टा लेके भाग गए। जब वो हो गया, खैर दूसरे दिन पुलिस आई वो आई। ये सोचिए कि अलीगढ़ जैसी जगह में वो लोगों को, जो 2 लोग थे जो आए थे, उनको नहीं पकड़ पाए। और मुझसे ये कहते हैं हम देख रहे हैं मगर आप ही के किसी स्टूडेंट ने ये किया। मैंने कहा आप क्यों बेकार को मुझसे मजाक करते हैं। उसके बाद उस पानी को मैंने आगरा भेजा, तो आगरे में मुझे ये लैब टेस्ट में मालूम हुआ कि वो इतना लीथल पॉइजन था कि उसमें बच्चों का बचना नामुमकिन था। ये ऐसा होता तो मदरसा तो सबसे पहले बंद होता और मैं जेल में बैठी होती, जो कुछ भी होता, व्हाटएवर। द थिंग इज कि अगर आपके दिल में इंटेंशन है, आपके दिल में कुछ करने का आपने ठान लिया है, आपने ये कहा है कि मुझे ये काम करना है, कितनी भी मुझे मेरे खिलाफ लोग हों, तो यूनिवर्स कम्स अलोंग टू हेल्प यू। हजारों जगह पे मैंने देखा है कि मेरा गायब से मुझे एकदम से, जैसे कुछ सवाल ही नहीं था कि मैं ये सोचूं कि मेरे स्कूल में कुछ हो रहा है, उसको हार्ट से दिल में मेरे हो रहा था। एक्चुअली अगर आप में एक किसी चीज की करने की शिद्दत है, इंटेंसिटी है, और आप उसको इसलिए करना चाहते हैं कि आपने देखा है कि वो बच्चे जो गरीब हैं, जो जिनके माँ बाप को लिंच किया गया है, जिनके माँ बाप राइट्स में मारे गए हैं, या जिनके पास खाने को नहीं है, उनकी आंखों में देखिए कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है। आखिर क्यों नहीं आप लोग देख पाते? नहीं देखेंगे। I don't mind cutting back on my this thing, मगर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी बच्चे को हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे, ईसाई कहेंगे, सरदार कहेंगे, बच्चा, चाइल्ड इज अ चाइल्ड। आप उसको कभी बच्चे की तरह नहीं देखते। बिल्कुल उसकी कितनी तकलीफ है, कितनी उसको मुश्किल है, कितना वो आप कभी नहीं देखते। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलमा जी, आप ये जो स्कूल है या आपका ट्रस्ट है, इसके माध्यम से जैसा मुझे लगता है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो खाई है उसको कम करना चाहते हैं, एक समाज में सामंजस्य और समरसता लाना चाहते हैं। पर आपको नहीं लगता कि इस तरह की छोटी छोटी एफर्ट्स तो हो रही हैं समाज में, पर बड़े लेवल पे अगर आज हम भारतीय समाज को देखें तो खाई बढ़ती जा रही है निरंतर, दोनों ओर से। 1947 से लेके अब तक खाई बढ़ी है, घटी नहीं है। तो क्या कारण है आपके? आप तो इतने बड़े ओहदे पे आपके पति रहे हैं 10 साल तक, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो देश की। आपको क्या लगता है, क्या बच्चों को सिर्फ कह पढ़ाने से या गीता और कुरान पढ़ाने से इस समस्या का हल हो जाएगा, या ये एक गहरी समस्या है जहां पे एक बड़ा समुदाय ये मानता है कि हम एक अलग नेशन है, हम बिल्कुल अलग हैं, दूसरा समुदाय, मतलब जिस तरह के नारे हम प्रेस में देखते हैं, सर तन से जुदा के या दूसरी तरफ वाले भी इतने ही ऑफेंसिव हैं। तो आप उसके बारे में बताइए कि क्या किया जाना चाहिए समाज में। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लेट मी क्विकली कवर दैट,
कि उसके बाद उस गड़बड़ के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं अपने हिंदू और मुसलमान बच्चों को बाहर नहीं जाने दूंगी स्कूल से, क्योंकि उनको कोई भी किसी किस्म का विक्टिम बना सकता है। इसलिए मैंने एक तरफ मस्जिद रखी, एक तरफ मंदिर बनाया, ताकि बच्चे स्कूल ही में रहें, बाहर ना निकले। ठीक है, इसकी मुखालफत हुई, ठीक है, मैं मानती हूँ मुखालफत हुई, क्योंकि हमारे यहाँ आज के समाज में जो माहौल है वो डिवीजन का है, डिवाइड कर रहे हैं हम लोगों को आपस में करीब नहीं ला रहे हैं। अगर मेरे स्कूल में हम अपने असेंबली में मसलन कुरान से शुरू करते हैं, फिर गायत्री मंत्र करते हैं, फिर वो लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं, फिर शब्द पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। ना मैं उनको हिंदू बनाना चाहती हूँ, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना, मैं ये चाहती हूँ कि वो एक ऐसे इंसान बने, इस तरह के प्रोडक्टिव इंसान बने जो हिंदुस्तान को लेके आगे बढ़ सके। तो एक बात बताइए। तो सलमा जी, सर एक मिनट, सलमा जी यहाँ से मैं छोटा सा आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरह के एफर्ट्स तो महात्मा गांधी ने भी की थी, वो भी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम का गीत गाते ही थे हर रोज, और उसका नतीजा हुआ कि देश का पार्टीशन हो गया। तो ये जो इकट्ठा करने की इस तरह की जो मुहिम है छोटी छोटी, इनसे क्या समाज में कोई प्रभाव पड़ता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बहुत पड़ता है। देखिए, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसमें हजारों तरह के तरीके हैं बच्चों को समझाने को, बच्चों को पढ़ाने को, बच्चों को ये बताने के लिए कि हम सब इंसान हैं, जानवर नहीं। जानवर एक्चुअली हमसे बेहतर है, मगर हम इंसान हैं, और अगर हाथ एक दूसरे का पकड़ के आगे चलेंगे तो हम तरक्की करेंगे, नहीं तो नहीं। गांधी जी के साथ ये प्रॉब्लम था, एक तो पार्टीशन, दूसरे वो पॉलिटिकल वो थी एटमॉस्फेयर ऐसा था, तीसरे अंग्रेजों की बदमाशियां जो थी वैसी थी। मगर आज हमें कितना जमाना हो गया आज़ादी को, अब तो हम ये चूज कर सकते हैं कि अगर हमारे बच्चों को इंसान बनना है तो किस तरह से बनना है। हमें डिवाइड होकर इंसान बनना है कि एक होकर इंसान बनना है। और अगर हम अब शुरू से अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि अगर हम साथ नहीं आए तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। तो एक बात हिंदुस्तान बताइए, हमेशा तबाह हुआ है जब उसकी डिवीजन हुई है। तो एक बात बताइए, आपकी बात को ऊपर रखते हुए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उनको यूनाइट करना चाहती हैं, आप धर्म की सोच को हटाना चाहती हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हामिद अंसारी साहब जब 10 साल इस पद पर काबिज रहे तो वो कंट्रोवर्शियल रहे। ऐसे बहुत से मुद्दे थे जो एक वर्ग विशेष को लेकर जिसकी उन्होंने पैरवी करी, जिस वजह से वो कंट्रोवर्शियल बने। चाहे वो ईरान में जब वो भारत के राजदूत थे, वो रा का मामला हो, चाहे वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना के पोस्टर का मामला हो जिसमें वो वहां के छात्र संघ के साथ थे, या और भी जो मुद्दे थे शरीयत को लेकर उन्होंने कहा, या उन्होंने बोला कि कट्टरवाद, राष्ट्रीय कट्टरवाद बहुत बढ़ रहा है, ये खतरनाक है देश के लिए। तो आपको क्या, आप इस बातों से इत्तेफाक रखती हैं कि या आप इसमें मतभेद रखती हैं? देखिए, जहां तक मेरा ताल्लुक जी, हामिद के मामले में ना मैंने कभी दखल दिया, ना मैं उसमें कभी उलझी, क्योंकि मेरी अपनी सोच थी। उनको मुल्क चलाना था, उनका एक तरीका था, उनका एक सोच था, वो उसको ऐसा करना चाहते थे, वो उन्होंने किया। मुझसे उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मैं ऐसे करूं या ना। उनकी उनकी जो कुछ उनका इल्म था, या जो कुछ उन्होंने जो कुछ सीखा था जिंदगी से, उसकी एक परछाई उनके काम में थी। कुछ लोगों के समझ में आई, कुछ लोगों के समझ में नहीं आई। कुछ लोगों को उनसे प्रॉब्लम हुई, कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई। मगर ये सब मानते हैं कि इतना बड़ा 10 साल एक इंसान ने गुजारे और कोई एक धब्बा नहीं उसकी उस पे आया, ना लेकिन उसने कहते हैं पैसा कि बनाया। चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, और एज ए फ्लैग बीरर
आप एक मुहिम लेकर चल रही हैं, तो उस मुहिम में आपको सबसे पहले घर से ही नहीं शुरू करना चाहिए था? आप उनसे, अगर आपको ये लगता है कि हाँ भाई, वो एक वर्ग विशेष के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जो कंट्रोवर्शियल हो गई हैं, और आप एक फ्लैग बीयरर हैं, एक मशाल लेकर चल रही हैं, तो आपको घर से शुरू करती तो शायद ज़्यादा ताकत मिलती, अरे ऐसा नहीं आप क्या लगता? बात कर रहे हैं? जी, ये आप हँसी सुननी एक थी मुझे ऐसी आपकी औरत से एक्चुअली। जी, जो कि बहुत ही ज्यादा हमेशा से आजाद रही है, वो अपने पर क्यों कटाएगी? जो जो उड़ान उसका मियाँ उड़ रहे हैं वो उनकी उड़ान है, जो उड़ान मैं उड़ रही हूँ मेरी उड़ान है। जी, हम दोनों आपस में लड़ने से या एक दूसरे के पर नोचने से तो कोई फायदा नहीं है। फायदा तो उस बात पे है कि जिससे सारे हिंदुस्तान पे असर पड़े। मैं ये समझती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ उससे मैं एक पूरी जनरेशन के दिमाग में ये डाल सकती हूँ कि भैया सेक्युलर होना हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है, तो और जब तक सलमा हम जी, सेक्युलर नहीं रहेंगे, गंगा जमनी तहजीब हमारी जी, इसी तो तरह रहती है। क्योंकि मैं इतने मुल्कों में रही हूँ, मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा, मैंने कहीं ऐसे खुशबू नहीं सूंघी, कहीं ऐसे रंग नहीं देखे जो हिंदुस्तान में है। क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब जो है वो आपको कहीं किसी दुनिया के हिस्से में नहीं मिलेगी। और अगर हम उसके चिथड़े कर दे अपने आप अपने हाथों से, तो हमसे ज्यादा कोई बेवकूफ हो नहीं सकता। जी, हमें ये इतना पुराना मुल्क है, इतना पुराना मजहब है हिंदुइज्म, इतनी ज्यादा हमारे यहाँ सोच हो चुकी है, जो बाकी लोग अब जिस चीज को समझ रहे हैं, हमने कब पहले उसको सोच लिया था, उसको करते थे। तो हम ये सब क्यों ठीक, हम इस सब को खत्म कर दें? इस वजह से कि स्टेशन का नाम प्रयागराज होगा वो क्या है, अलीगढ़ का नाम क्या है, राम घाट होगा या कुछ। वाई, ये तो नाम तो हमेशा बदलते आए, इतने लोग आए और चले गए, हम और लोगों ने नाम बदला, किसी ने कुछ कहा कुछ, मगर जिस नाम से इंसान को मोहब्बत होती। मैं जब थी स्टूडेंट थी अलीगढ़ में, मुझे अलीगढ़ अलीगढ़ ही समझ में आता था। कल आप उसको कुछ और कर देंगे, तो वो इमोशनल जो एक कनेक्शन नहीं, था वो लेकिन नहीं ये रहेगा। नाम भी तो अब मैं मुगल राज में अब रखे गए अब ना, ये नाम भी तो पहले अब नहीं थे, फिर नहीं, इनको ये नाम कर दिया गया। नहीं, और सलमा जी एक बात और है, देखिए, हम चलिए नाम पे ही बात कर रहे हैं क्योंकि वही हमारा टॉपिक है आज का। आपका नाम सलमा है। सलमा नाम सुनते ही हमें पता लगता है कि आप किस समुदाय से हैं, किस धर्म से हैं। ठीक इसी तरह भारत में हमारे शहरों के नाम थे। प्रयागराज सदियों से नाम था उस शहर का। उसके बाद कुछ लोग आए और उन्होंने उसका नाम बदल दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जो बदल दिया वो बदल दिया, बाकी सब छोड़ो, उसी को ही रखो। बहुत बड़ा देश का तबका ऐसा है जो उस नाम के साथ 300-400 साल से अपने आप को ठीक से बैठा नहीं पाता। उनको तो सलमाई नाम चाहिए, जो नाम था वही चाहिए, क्योंकि उसके साथ उनकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, उनका धर्म जुड़ा हुआ है। तो उसको बदलने में क्या दिक्कत है, मुझे ये प्लीज समझाइए आप। नहीं बिल्कुल मत बदलिए, ना ना ना, बदलना है आपको बदल दीजिए, जी, मगर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इंसान को बदलिए, उसके उसके ख्यालात को बदलिए, उसके उठने बैठने को बदलिए, उसकी तालीम को बदलिए, उसको इस काबिल बनाइए कोई आज वो खड़े होके मॉडर्न जिंदगी का एक वो बन सके। आप जी, पुराने पुराने ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जरूर पुरानी चीजों को रखिए। मैं ईरान गई थी, मैंने ये देखा था कि ईरान में उनके पुराने पुराने नुस्खे जो जी, शाह के जमाने में खत्म कर दिए थे, वो फिर से वापस आए और उन्होंने जी, फिर से वो दवाएं बनानी शुरू की जो बिल्कुल खत्म हो गई थी। हम बिल्कुल, कभी देखिए, वो जो है एजुकेशन जो है, तालीम जो है, जो इल्म है, उसको खत्म करने का से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती। जी, आप इंसान को मार देंगे, दूसरा इंसान आ जाएगा, मगर आप
आप इल्म को खत्म कर देंगे, आप उस चीजों को खत्म कर देंगे जिसपे एक सोसाइटी का पूरा पूरा फाउंडेशन होता है, तो वो खात्मा जो है वो सोसाइटी को हिला देगा। आपने जी आज लखनऊ रख दिया, शर्मा जी, कल शर्मा कोई जी, आया। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नाम बदलने की है, चाहे शिक्षा की है, चाहे देश को आगे बढ़ाने की है, ये सब उसका हिस्सा है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल रखती हूँ, क्यों नहीं। जिस जिस जो चीज मुल्क को आगे बढ़ाए, जो चीज मुल्क को बेहतर बनाए, जो चीज ऐसा करे कि हम जब बाहर जाएं तो हमें लगे वाकई हम बड़े अच्छे मुल्क से आए। जब हम इतने जमाने से हमें वो थे उसमें एम्बेसडर वो, तो जब हम बाहर जाते थे और लोग हमसे मिलते थे तो हमें बड़ा मजा आता था। ये लोग कहते थे अरे पाकिस्तान, ये गलत बात है, मुझे कहना नहीं चाहिए, सब मुल्क अच्छे होते हैं, सब लोग, मगर हमें अच्छा लगता था कि अरे हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं कुछ है। इससे एक एक वो आता है कि भाई हमारा मुल्क जो है वो उस उस तरफ जा रहा है जहाँ पे सारे मुल्कों के साथ एक लाइन पे आके खड़ा हो जाएगा। एक दिन वो होगा कि हम भी गर्व से कह सकेंगे कि हिंदुस्तान वाकई वहाँ वो कम हो गई है, गुर्बत कम हो गई है, वहाँ पे तालीम बेहतर हो गई है, वहाँ पे मेडिकल वो बेहतर हो गया है, देखभाल बेहतर हो गई। ये सब चीजें जो मॉडर्न मुल्कों की एक पहचान है, वो जी अगर हम अपने मुल्क में, तो क्या प्रॉब्लम है अभी उसमें। आपने एक नहीं, शब्द आप यूज किया हिंदुस्तान। वैसे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आपको क्या लगता है कि एक देश का नाम एक ही होना चाहिए या दो दो तीन तीन नाम भी होने चाहिए? आप 10 नाम रख दीजिए, भाई क्या जैसे फर्क पड़ता है। पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वही है, तो भारत का हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है। ये आपको क्या हमारे लगता है, यहाँ भारत होना चाहिए या हिंदुस्तान होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ वैरायटी कितनी है, हर 10 मील पे आपका खाना बदलता है। आप नहीं, देखिए लेकिन नाम, आपका नाम तो एक ही है, आप बहन भी हैं, पत्नी भी हैं, बीवी, सब कुछ है, लेकिन है तो सलमा अंसारी। तो अब इस मैं देश में सब कुछ होते हुए भी नाम तो एक ही होना चाहिए। नहीं नहीं, हिंदुस्तान इन उधर से जब जो एरियंस आए थे उसकी वजह से उसका नाम पड़ा था हिंदुस्तान। हिंदू कश को वो कहते हैं। ठीक है, आपका आज ये ख्याल है कि इसको भारत कर दीजिए, कर दीजिए नहीं नहीं नहीं, आप। फिर तो अगर हिंदुस्तानी रखते हैं तो फिर तो इसको, जैसे आप मुहिम चली हुई है हिंदू राष्ट्र बनाने की, क्या हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा क्या इसको? वो तो फिर नहीं, वो हिंदू झलकेगा कि राष्ट्र ही हिंदू बन राष्ट्र है। जाए। हम्म। सुनिए, अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते बनाइए, मगर एक बात याद रखिए कि एक मुल्क को जब आप एक करके चलेंगे, जब सब हाथ जी, पकड़ के चलेंगे, बिल्कुल तो ठीक है। उससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। अगर जी एक मुल्क को आगे करना है, एक मुल्क को मॉडर्नाइज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब क्या होंगे कि कल वो इट विल टेक ओवर। मैं जो बात कर रही हूँ, आप जो बात कर रहे हैं, वो 1 मिनट में हो जाएगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा वो है। ये सब चीजें बेकार रह जाएंगी, कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन ये सब खत्म हो जाएगा। सलमा जी, क्योंकि ये बात मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि ये खत्म हो जाएगा, पर अभी जो स्थिति है उसको खत्म करने के जो प्रयास सामाजिक रूप से हो रहे थे, आपने देखा छोटी सी बात, ट्रिपल तलाक बहुत सारे मुस्लिम देशों में भी बैन हो चुका है। छोटी सी बात थी, एक सामाजिक परिवर्तन की बात थी, मुस्लिम बहनें हमारी सफर करती हैं उसके लिए। उस छोटी सी बात को लेके भी कितना अपोजिशन सोसाइटी में हुआ, किस तरह से सड़कों पे लोग आए। अब सामाजिक परिवर्तन एक ही दिशा में हो ये तो संभव होगा नहीं, सब दिशा से होना पड़ेगा। अब सब दिशा में तो ओवैसी जी का भाई आ जाते हैं उठ के कि 15 मिनट दे दो और हम तो ये कर देंगे और हम उनको मार देंगे और हम उनको काट देंगे। अब ये जब स्थिति है समाज में,
उसको कैसे ठीक किया जाए? आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो इस देश के बड़ी पोजीशंस पे बैठ के आपने देखा है चीजों को, आप बताइए कि क्या रास्ता है, कौन सा रास्ता है जो हमें सही रास्ते पे ले जाए? देखिए, हमेशा मैंने आपसे कहा है, और हमेशा जब मैंने स्कूल शुरू किए थे तो मैं 200 स्कूल देखने गई थी। मैंने स्लम सब में देखा, मैं स्लम में गई, स्लम में बैठी। सिर्फ एक तरीका है, वो है एजुकेशन। जी, मुसलमानों ने 100 साल अंग्रेजी हुकूमत की 1875 के बाद बेतहा वो की थी, और उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजी तालीम को छोड़ देंगे। जी, ये सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने कहा कि अगर आप मुंह मोड़ लेंगे मॉडर्निटी से तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। 100 साल बाद जबकि इतनी खिलाफत हुई उनके साथ, उनको जूते के हाथ तक पहनाए गए, मगर उन्होंने जो बात कही थी वो सच थी कि तालीम जरूरी है, और अंग्रेजी तालीम इसलिए जरूरी है कि वो अगले जमाने की एक आपके हाथ में एक हथियार आएगा। अब वो जो 100 साल बिछड़े हुए, आपकी क्रीम तो चलेगी पाकिस्तान, जो आपके पास रह गए वो रह गए कि जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे। उसकी वजह से आपको वो बोझ ऐसा उठाना पड़ा कि आपने देखा तो कि ये इस किस्म की हरकतें मैं क्यों कर रहे हैं। वो तो जो फिर क्रीम पाकिस्तान चली, सलमा जी सलमा जी, आपकी वो क्रीम जो पाकिस्तान चली गई, उन्होंने देखो पाकिस्तान का क्या हाल किया। वो वो तो क्रीम थी ही नहीं। देखिए, वो मुझे तो लगता है सुनिए, क्रीम भारत में ही रह गई। नहीं नहीं, वो जो तो जो जो देखिए, जो बहुत अच्छे वाले खानदान थे, जैसे अंसारी खानदान, हमारा खानदान, जैसे भाई जी, जिनको कहा गया कि आप आइए, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं जाना पाकिस्तान। जी, जो वो थी एक रजवाड़े थे और ताल्लुकेदार थे, जो जिनके लिए दिल में वो नहीं थी, इस्लाम के लिए मोहब्बत नहीं थी, उनकी अपनी पर्सनल नफरत और नहीं, और अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की बात थी, चलिए इसलिए वो चलिए एक बात तो मैं मानता हूँ सलमा जी कि आपकी बातों में जवाबों में राजनीति कूट कूट के भरी हुई है। साफ दिखता है कि आप राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं, और आपकी जो माथे पे बड़ी सी बिंदी है वो इस बात को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से जो है ना स्टैंप लगाती है। अभी चूंकि हमारा ये समय इस एपिसोड का पूरा हो गया है, मैं चाहूंगा कि अभी हमारी गर्मा गर्मी शुरू हो रही है धीरे धीरे, आप तापमान बढ़ने में थोड़ा सा समय लग रहा है, और इस एपिसोड को मैं यहीं खत्म करके अभी हम एक नया एपिसोड शूट करेंगे जिसमें हम उस गर्मा गर्मी की और आगे बात बढ़ाएंगे जो हमारे गौड़ साहब के मन में भी है और आपके मन में भी है और मेरे मन में भी है। उसको हम तापमान को बढ़ाने के लिए अभी दोबारा शूट करेंगे। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि मैं आपसे इजाजत लूं कि हम इस एपिसोड को यहीं पर रोक दें और एक नए एपिसोड को बनाएं।